राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में मनसुख नाम का एक वैद्य रहता था। मनसुख के विवाह को पूरे 15 साल हो गए थे, पर उनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं आई थी। मनसुख वैदकी करने के लिए आसपास के गांव में जाया करता था और वैदकी से जो भी उसे मिलता उसी में दोनों का भरण पोषण हो जाया करता था। बस इसी तरह दिन खुशहाली से बीत रहे थे। एक बार की बात है, मनसुख वैदकी करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक विशाल वन पड़ता था। मनसुख को रोजाना वो वन पार करना पड़ता था। मनसुख अभी आधा वन ही पार कर पाया था कि तभी उसके कानों में किसी के बोलने की आवाज आई। अरे मुसाफिर, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़े इस पेड़ के फल खा लो, फिर अपना सफर शुरू कर देना। मनसुख ने यह सुनकर चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखा, पर मनसुख को वहां कोई नजर नहीं आया। फिर मनसुख ने जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उसके ऊपर नजर उठाई तो क्या देखता है, पेड़ की डाल पर एक हरियल तोता बैठा हुआ है जिसकी लाल रंग की चोंच थी। वही मनसुख से बात कर रहा था। इतनी मीठी और स्पष्ट आवाज में एक तोते को बोलता हुआ सुनकर मनसुख को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मनसुख ने इस तरह इंसानी भाषा में स्पष्ट बोलने वाला तोता पहली बार देखा था। मनसुख उस तोते से बतियाने लगा। मनसुख ने उस तोते से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तोता बोला, मेरा नाम लालमन है। तुम इस विशाल वन में क्या कर रहे हो? मनसुख ने फिर अगला प्रश्न तोते से किया। इस पर तोता उदास होता हुआ बोला, अरे भाई, मैं कोई ऐसा वैसा तोता नहीं हूं। मैं इंद्रलोक से आया हूं। मैं अक्सर धरती पर घूमने के लिए आता हूं। एक दिन इसी पेड़ के नीचे एक साधु को बैठा हुआ देख मैंने उसे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से साधु ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इसी धरती पर भटकता फिरता रहूंगा। सो तब से मैं इसी पेड़ पर बैठा अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूं। वैद्य ने जब यह सुना तो उसे उस तोते पर बड़ी ही दया आई। उसने लालमन तोते से कहा, अच्छा लालमन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखूंगा। लालमन तोता तैयार हो गया। उसके बाद वैद्य उसे अपने साथ घर ले आया और एक पिंजरे में लाकर उसे रख दिया। वो तोते का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। न जाने कितने प्रकार के फल और मेवे उसको खिलाया करता था। एक बार की बात है, वैद्य थका हारा जब अपनी वैदकी से घर लौटा तो वैद्य ने तोते से कहा, मैं थका हारा आता हूं, तुम मुझे कोई कहानी सुनाया करो, कोई किस्से सुनाया करो, कोई भेद की बात बताया करो। लालमन तोता बोला, ठीक है मेरे मालिक, कल से मैं तुम्हें भेद की बातें बताया करूंगा, तुमसे बैठकर बतिया करूंगा। अभी आप सो जाओ, थके हुए आए हो। अगले दिन मनसुख वैद्य उठकर अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आज तो खीर और मालपुए खाने का मन कर रहा है। तुम खीर और मालपुए बनाओ, मैं वैदकी करके अभी लौट रहा हूं। इतना कह मनसुख वैद्य अपना झोला उठाकर गांव के लिए चल दिया वैदकी करने। इधर उसकी पत्नी ने खीर बनाई, खूब मेवे डाले। खीर की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर उसकी पत्नी ने मालपुए बनाए। मालपुए और खीर बनाकर बर्तन से ढक कर रख दिए और अपने पति का प्रतीक्षा करने लगी। चटोरी मनसुख की पत्नी अपने आप को रोक न पा रही थी। वो बार बार बर्तन उठाकर झांक कर खीर और मालपुए बार बार देखती और जितनी बार देखती उतनी बार उसका खाने का मन करता। उसने सोचा, पता नहीं मेरे पति कितनी देर में आएंगे, मैं अपने हिस्से की खीर और मालपुआ खा लेती हूं। उसने अपने हिस्से की खीर और मालपुआ निकालकर खा लिए, पर उसे खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि वो अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाई। थोड़ी देर बाद वो सारी खीर और मालपुए खा गई। थोड़ी देर बाद मनसुख भी घर में आ गया। उसने घर में कदम रखते ही कहा, अरे भाग्यवान, खीर की तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, ला फटाफट लाकर दे दे मालपुए और खीर। वो पालथी मारकर हाथ मुंह धोकर बैठ गया। अब उसकी पत्नी तो हैरान हो गई, क्योंकि खीर और मालपुए तो वो चट कर गई थी।
अब मनसुख को कहां से लाकर दे? उसने अपने मन में एक योजना बनाई और बुझे से मन से मनसुख के पास जाकर बोली, देखो जी, मुझे भूख लग रही थी, सो मैंने अपने हिस्से का मालपुआ और खीर खा ली। आपकी खीर और मालपुए मैंने ढककर रसोई में रख दिए, पर मुई बिल्ली आई और उसने सारी खीर और मालपुए खा लिए। बताओ मैं क्या करूं? मनसुख बोला, चलो, इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है। बिल्ली खा गई सो खा गई, पर मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है। तुम मेरे लिए कुछ खाने का बना दो। पत्नी ये सुनकर रसोई में खाना बनाने चली गई। इधर मनसुख तोते के पास आया और तोते से पूछा, और बताओ, आज का दिन कैसा कटा? तोता बोला, आज का दिन बड़े मजे में कटा, पर मैं तुम्हें एक भेद बताना चाहता हूं। तुम्हारी पत्नी तुमसे झूठ कह रही है कि खीर और मालपुए बिल्ली खा गई। असल में खीर और मालपुए तुम्हारी पत्नी नहीं खाए हैं। देखो तो कैसी औरत है, अपने मर्द से झूठ कहती है। तोता जोर जोर से हंसने लगा। तोते की बात सुनकर मनसुख ने अपनी पत्नी से कुछ न कहा। वो चुपचाप बैठा रहा और जो भी पत्नी ने लाकर बनाकर दिया वही चुपचाप खा लिया। पर पत्नी ने तोते की बात सुन ली थी। अब तो यह आए दिन की बात हो गई। तोता मनसुख की पत्नी की मनसुख के सामने पोल खोलता रहता। जितना प्यार मनसुख तोते से करता था, उसकी पत्नी अब तोते से उतनी ही नफरत करने लगी थी, क्योंकि आए दिन तोता उसकी पोल जो खोलता रहता था, तोता अब उसे फूटी आंख न सुहाता। एक दिन मनसुख और मनसुख की पत्नी का बड़े जोरों से झगड़ा हुआ। मनसुख की पत्नी ने मनसुख से कहा, देखो जी, इस घर में अब या तो ये तोता ही रहेगा या मैं रहूंगी। अब तुम सोच लेना कि तुम्हें किसको रखना है। मनसुख ये सुनकर बड़ा ही परेशान हुआ, क्योंकि मनसुख उस तोते से बड़ा ही प्यार करने लगा था और तोते को घर से निकालने की वो सोच भी नहीं सकता था। पर मनसुख अपनी पत्नी से भी बड़ा प्यार करता था, सो उसने तोते को घर से निकालने का विचार कर लिया। एक दिन वो तोते का पिंजरा लेकर उसी वन में तोते को छोड़ने के लिए चल दिया, जिस वन से वो तोते को लाया था। जब वो तोते को लेकर जा रहा था तो तोता रुआसी आवाज में मनसुख से बोला, वैद्य जी, मुझे उस वन में ऐसे ही छोड़कर मत आना। मुझे तुम किसी को बेच देना। देखो, मैं तुम्हारा खूब मुनाफा करवाऊंगा। मनसुख वैद्य को लालमन तोते की बात जंच गई। वैद्य तोते का पिंजरा अपनी घोड़ी पर रखे चला जा रहा था। चलते चलते रात हो गई। वो एक नदी के किनारे रुका और एक छायादार वृक्ष देखकर वो वहीं रुक गया, क्योंकि उसे थकान भी बड़ी हो रही थी। उसने सोचा, रात में वन में सफर करना ठीक नहीं होगा। आगे विशाल वन है, सो नदी के किनारे इसी पेड़ के नीचे रात काट लेता हूं। सुबह सवेरे उठकर नगर में जाकर किसी अमीर आदमी को ये तोता बेच दूंगा। मनसुख वैद्य ने घोड़ी को पेड़ से बांधा, पिंजरा पास में रखा और पेड़ से टेक लगाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद लालमन तोता बोला, वैद्य जी, आप अपनी घोड़ी को खुला छोड़ दो। वो वन की हरी हरी घास खा लेगी, नदी से पानी पी लेगी और मेरा भी पिंजरा खोल दो। मैं पेड़ पर बैठकर थोड़े रसीले फल खा लूंगा और रात को जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारी रखवाली भी करता रहूंगा। ये सुन वैद्य बोला, नहीं, मेरी घोड़ी भाग जाएगी और तुम मुड़ जाओगे। लालमन तोता बोला, अरे वैद्य जी, मुझ पर विश्वास करो, मैं उड़कर कहाँ जाऊंगा। मैं यही पेड़ पर बैठकर रात को तुम्हारी और तुम्हारी घोड़ी की रखवाली करूंगा। वैद्य ने घोड़ी और तोते दोनों को आजाद कर दिया। घोड़ी पास में ही घास चरने लग गई और तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। रसीले फल खाने के बाद वो पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगा। इधर वैद्य की आंखें लग गई। आधी रात बीत गई। लालमन तोता पेड़ पर बैठा, घोड़ी और वैद्य की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी से निकलकर एक सफेद रंग का घोड़ा वैद्य की घोड़ी के पास आया। उसने फुसफुसाकर घोड़ी के कान में कुछ कहा। घोड़ी घोड़े के साथ झाड़ियों के पीछे चली गई। लालमन तोते ने देखा दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने एक बार तो सोचा कि वैद्य को जगा दूं, पर
कुछ सोचकर उसने वैद को नहीं जगाया। थोड़ी देर बाद ही घोड़ी उस झाड़ी से निकलकर आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई और वो घोड़ा फिर से पानी के अंदर जाकर आंखों से ओझल हो गया। सुबह हुई। वैद की आंख खुली पर तोते ने रात का वाकया उसे नहीं बताया। तोते को लेकर अपनी घोड़ी पर बैठकर वैद एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने चौराहे पर पिंजरा टांग दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। बोलने वाला अनोखा तोता खरीद लो। इसकी कीमत अगर कोई दे पाए तो इसे ले जाओ। ये बात वहां से गुजरते हुए नगर कोतवाल के कानों में भी पड़ी। वो वैद के पास आया और बोला, ऐ मुसाफिर, ऐसा तोता हमारे नगर के राजा खरीदना चाहते हैं। उनकी बहुत दिनों से अभिलाषा है कि इंसानी भाषा में बोलने वाला तोता खरीदा जाए। तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, मैं अभी वही जा रहा हूं। ये सुनकर वैद अपने तोते का पिंजरा और अपनी घोड़ी को ले राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने जब उस बोलने वाली अद्भुत चिड़िया को देखा तो वैद से पूछा, क्या कीमत लगाई है आपने इसकी? इससे पहले कि वैद कुछ बोलता तोता स्वयं ही बोल पड़ा, मेरी कीमत 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने जब तोते के मुंह से ये सुना तो वो बड़ा ही खुश हुआ। उसे बहुत दिनों से ऐसे ही तोते की तलाश थी। राजा ने बिना कोई सवाल किए वैद को 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर तोते ने धीरे से राजा के कान में कहा, महाराज, इसके पास एक घोड़ी है, उस घोड़ी को भी खरीद लो। वो गर्भवती है और अद्भुत बछेरे को जन्म देगी। तोते की बात सुनकर राजा को आश्चर्य पर आश्चर्य हुए जा रहा था। उसने बिना सोचे समझे घोड़ी की भी कीमत लगाकर वैद से घोड़ी खरीद ली। वैद बड़ा ही खुश हुआ। अब उसकी गरीबी के दिन समाप्त हो गए थे। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाएगी। अब तो वैद ने तोते से विदा ली और अपने घर की तरफ चल दिया। इधर राजा तोते से बड़ा ही प्यार करता था। उसे अपने महल में अपने कक्ष में ही रखता था। राजा को जब भी समय मिलता वो तोते से घंटों बतियाता था। राजा की 4 रानियां थी और चारों की चारों एक से बढ़कर एक सुंदर थी। एक बार की बात है, राजा को किसी दूसरे राज्य में कुछ काम पड़ गया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस नगर के लिए चल दिया। जाने से पहले उसने अपनी चारों रानियों से कहा, सुनो रानियों, तुम्हें इस तोते का ध्यान रखना है। देखो, इसे किसी चीज की तकलीफ न होने पाए। चारों रानियां तोते वाले कक्ष में आकर बैठ गई और तोते से बतियाने लगी। लालमन तोता भी उनका खूब मनोरंजन कर रहा था। तभी एक रानी ने तोते से पूछा, ऐ तोते, हमें ये बता, हम चारों में से सबसे सुंदर कौन है? तोते ने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तुम चारों ही सुंदर हो, सिवाय एक के। भला वो कौन है? तोते ने छोटी रानी की तरफ इशारा किया, जबकि उस रानी को राजा सबसे ज्यादा प्यार करता था। लालमन तोते की बात सुनकर तीनों रानियां तो खिलखिलाकर हंसने लगी, पर छोटी रानी के दिल पर तो जैसे वार हो गया। वो बीमारी का बहाना लेकर अनसुनी कर अपने कक्ष में जाकर लेट गई। शाम को राजा आया तो छोटी रानी को न देखकर पूछने लगा कि छोटी रानी कहाँ है? आज दिखाई नहीं दी। किसी ने बताया कि छोटी रानी बीमार है और अपने कक्ष में लेटी हुई है। राजा तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ छोटी रानी? छोटी रानी बोली, राजा साहब, मैं बड़ी बीमार हूं। राजा बोला, तो क्या वैद को नहीं बुलवाया? हां, बुलवाया तो था। तो क्या कहा वैद ने? रानी बोली, वैद कहते हैं कि किसी तोते का मांस खाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी। अब देखो, हमारे महल में एक तोता है, उसी का मांस तुम मुझे खिलाओ तो मैं ठीक हो जाऊं। राजा ने जब ये सुना तो वो धक से रह गया, पर राजा अपनी छोटी रानी से बहुत अधिक प्रेम करता था। वो रानी को मना न कर सका। राजा तोते को मारने अपने कक्ष की तरफ चल दिया। राजा ने पिंजरे से तोते को निकाला और सारी बात बताई। ऐ मेरे प्यारे तोता, मेरी छोटी रानी तुम्हें खाना चाहती है, मुझे क्षमा कर देना, मैं मजबूर हूं। मैं तुमसे बड़ा ही प्रेम करता हूं, पर तुमसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी छोटी रानी को करता हूं। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो कहो,
मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तोते ने उदास होते हुए कहा, महाराज, मैंने बहुत दिनों से खुला आसमान नहीं देखा। मैं पंख फड़फड़ाकर खुले आसमान में उड़ना चाहता हूं। मुझे आप 6 दिन की आजादी दे दें। 6 दिन बाद मैं खुद ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। फिर तुम मेरा मांस काटकर रानी को खिला देना। राजा ने तोते की बात मान ली और तोते का पिंजरा खोलकर उसे खुले आसमान में उड़ा दिया। तोता उड़ता उड़ता बहुत दूर निकल आया। उसने देखा कि 12,000 तोते एक दिशा में एक साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तोता भी उनके साथ उड़ चला। उड़ते उड़ते तोतों ने उस लालमन तोते को बताया कि वह एक ऐसे नगर में जा रहे हैं जिसकी राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर है और वह तोतों की दावत करती है। वो तोते को अद्भुत फल और अलग तरह की मिठाइयां खिलाती है। तोता दावत में शामिल हुआ। उसने ऐसे फल और मिठाई आज तक कभी न खाए थे। दावत खाने के बाद सभी तोते वहां से वापस जाने लगे, पर लालमन तोता वहीं रुक गया। उसको बोलता देख राजकुमारी उस पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। वो उसे अपने कक्ष में ले आई। अब राजकुमारी जल्दी ही तोते के साथ घुल मिल गई। 2-3 दिन में ही दोनों पक्के मित्र बन गए। तोता राजकुमारी को राजा चंद्रसेन के बारे में बताता रहता था। वो बताता कि राजा चंद्रसेन का शासन कितना बड़ा है। यहां से वहां तक उसी का राज फैला हुआ है। राजा चंद्रसेन बहुत ही सुंदर और वीर साहसी राजा है। उसकी बातें सुन सुनकर राजकुमारी मन ही मन राजा चंद्रसेन से प्रेम करने लगी थी। वो तोते की बातों से उस राजा से प्रेम करने लगी जिसको उसने कभी नहीं देखा था। एक दिन तोते ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं राजा चंद्रसेन के पास जा रहा हूं, पर मैं तुमसे एक बात कहता हुआ जाऊंगा कि तुम राजा चंद्रसेन से विवाह कर लो। तुम्हारी जोड़ी उनके साथ बहुत जमेगी। इतना कह तोता वहां से विदा ले राजा चंद्रसेन के पास वापस आ गया। तोते ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, छोटी रानी के कहने पर मुझे मार डालने की जो आपने प्रतिज्ञा ली है वो आप तोड़ दीजिए। अगर आप मुझे जीवन दान देते हैं तो मैं एक ऐसी राजकुमारी से आपका विवाह करवा दूंगा जिसके बराबर सुंदर कोई दूसरी न हुई है और नहीं होगी। आपकी चारों रानियों में से कोई भी उसके बराबर सुंदर नहीं है। राजकुमारी प्रभा सुंदर ही नहीं, दया की भी मूर्ति है। आपने तो अपनी रानियों को देख ही लिया है कि कैसे एक छोटी सी बात पर मुझे मारने का आदेश दे दिया। पर राजकुमारी प्रभा पक्षियों पर भी दया करती है। आपको पता है वो 12,000 तोते की हर सप्ताह दावत करती है और मैं उन्हीं की दावत का आनंद लेकर आ रहा हूं। मैं तो यही कहूंगा महाराज कि तुम्हारी जोड़ी तो राजकुमारी प्रभा के साथ ही मिलती है। तुम दोनों की जोड़ी अगर बन गई तो खूब जंचेगी। अब राजा के मन में भी उस अनदेखी राजकुमारी के लिए प्यार के अंकुर फूटने लगे। उसने तोते से कहा, मित्र, मैं तुम्हें मारने वाला था। इस बात के लिए मुझे क्षमा करो और तुम जल्द से जल्द मेरा विवाह राजकुमारी प्रभा से करवाने की व्यवस्था करो। ये सुनकर तोता राजा से बोला, महाराज, अगर आप विवाह के लिए तैयार हैं तो ये संदेश मैं राजकुमारी प्रभा तक पहुंचा कर आता हूं। इतना कहकर तोता वहां से उड़ लिया और राजकुमारी प्रभा के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी प्रभा को राजा का संदेश दिया कि राजा तुम्हारे साथ विवाह करने के इच्छुक है। राजकुमारी उसी दिन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, हम विवाह करेंगे तो राजा चंद्रसेन के साथ ही करेंगे, अन्यथा हम आजीवन कुंवारे रहेंगे। राजा ने राजा चंद्रसेन के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। उन्हें भी राजा चंद्रसेन बहुत ही अच्छे लगे, सो उन्होंने खुशी खुशी राजकुमारी प्रभा को विवाह की मंजूरी दे दी। तोते ने इस पर राजा को सलाह दी, ऐ महाराज, मैं तो यही कहूंगा कि साधारण ढंग से चुपचाप राजकुमारी प्रभा और राजा चंद्रसेन का विवाह करवा दो, क्योंकि आसपास के नगर में बड़े ही विरोधी हैं। ये बात राजकुमारी प्रभा और उसके पिता को जंच गई। उन्होंने तोते से कहा, ऐ तोते, जाओ और राजा चंद्रसेन को हमारा संदेश देना कि आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा के दिन वो अकेले मेरी बेटी को ब्याहने आ जाए।
राजा की ये बात सुनकर तोता संदेशवाहक बनकर राजा चंद्रसेन के पास आया और प्रभा के पिता का संदेश उन्हें सुना दिया। ये संदेश पाकर राजा चंद्रसेन तोते से बहुत खुश हो गया। उसने तोते को धन्यवाद दिया और कहा, ए लालमन तोते, तूने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। तेरा मुझ पर बड़ा ही उपकार है। 7 दिन बाद मैं राजकुमारी प्रभा को ब्याहने जरूर जाऊंगा। मेरी चारों रानियां तो कपट से भरी है, जो एक निर्दोष तोते को मरवाने चली थी। पर अब मेरे जीवन में एक निर्मल और प्रेम करने वाली राजकुमारी आएगी। तेरा मुझ पर बड़ा ही उपकार है। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वां दिन भी आ गया। आज पूर्णिमा का दिन था और राजा चंद्रसेन सुबह से ही उत्साहित थे। राजा चंद्रसेन ने अपने कीमती आभूषण और राजशाही वस्त्र पहने और तोते के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। तोते के कहने पर राजा चंद्रसेन ने वही घोड़ा लिया जो उन्होंने मनसुख वैद्य से खरीदा था। उस घोड़े पर बैठकर राजा ने वन पार किया। वन पार करके वो घाटी, नदी पार करते हुए आगे बढ़ते गए। पर ये क्या? उनके सामने अब विशाल समुद्र मुंह बाए खड़ा था। राजा चंद्रसेन ने चिंतित होते हुए तोते से कहा, ए लालमन तोते, इस विशाल समुद्र को हम एक दिन में कैसे पार करेंगे? राजा की चिंता देखकर लालमन तोता बोला, महाराज, आप चिंता न करें। ये जो आपका घोड़ा है, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है। ये समुद्र के घोड़े से उत्पन्न हुआ बछेरा है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। ये पानी पर भी दौड़ सकता है। ये सुनकर राजा ने जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई, वो घोड़ा पानी पर भी हवा से बातें करने लगा। वो पानी पर ऐसे चलने लगा कि जैसे मानो जमीन पर चल रहा हो। कुछ ही देर में घोड़े ने समुद्र पार कर लिया। जैसे ही वो किनारे पर आए, उन्हें दूर से ही प्रभा के पिता का साम्राज्य दिखाई देने लग गया। तोते ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, जाओ, आपकी ससुराल में आपका स्वागत है। ये सुन राजा चंद्रसेन ने जैसे ही किले में प्रवेश किया, राजा चंद्रसेन का भव्य स्वागत किया गया। राजा चंद्रसेन को देखकर राजकुमारी प्रभा के पिता और राजकुमारी दोनों ही बड़े खुश हुए। जैसा कि तोते ने बताया था, राजा चंद्रसेन बिल्कुल वैसा ही था। इधर राजकुमारी प्रभा को देखकर राजा चंद्रसेन भी बड़े ही खुश थे, क्योंकि चारों रानियों से प्रभा अद्भुत सुंदरी थी और दयालु हृदय वाली थी। राजा चंद्रसेन और राजकुमारी प्रभा का उसी दिन विवाह संपन्न करवा दिया गया। विवाह के बाद राजा चंद्रसेन और राजकुमारी प्रभा प्रेम में ऐसे खोए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक दिन राजा चंद्रसेन को अपने नगर की बड़ी ही याद आई। उसने लालमन तोते से कहा, ए तोते, मेरा राज्य राजा विहीन पड़ा हुआ है। पता नहीं मेरे मंत्री और मेरी चारों रानियां किस तरह से राज्य को चला रही होंगी। मेरे यहां आने की खबर बस कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को ही पता है। अब मुझे अपने नगर को लौटना चाहिए। ये सुनकर लालमन तोता बोला, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। अब आप राजकुमारी प्रभा के पिता से चलने की आज्ञा ले लो और राजकुमारी प्रभा को अपने साथ लेकर अपने नगर को लौट जाओ। राजा चंद्रसेन ने इस बारे में राजकुमारी प्रभा को बताया तो प्रभा तो जैसे पहले से ही उत्सुक हो रही थी अपनी ससुराल जाने के लिए। उसने अपने पिता से अपनी ससुराल जाने की आज्ञा मांगी और कहा, पिताजी, वक्त आ गया है मेरे ससुराल जाने का, सो मेरी विदाई कर दो। प्रभा के पिता ने बहुत ही बहुमूल्य उपहार देकर अपनी बेटी को विदा करने का निश्चय कर लिया। अब वो इतना सारा सामान लेकर घोड़े पर तो नहीं जा सकते थे, इसलिए राजकुमारी प्रभा के पिता ने एक पानी के जहाज का भी इंतजाम कर दिया। राजकुमारी प्रभा बहुत सारे उपहार और बहुमूल्य रत्न लेकर अपने पति के साथ जहाज में बैठकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। राजा चंद्रसेन ने अपने कीमती घोड़े को भी उसी जहाज में रखा हुआ था और तोता आसमान में उड़ता हुआ उन्हें रास्ता बताता हुआ जा रहा था। दोनों हंसी खुशी अपना सफर कर रहे थे, पर अब वे पानी के जहाज में थे तो अब उनका सफर बहुत ही लंबा नजर आ रहा था। 6 दिन पानी में ही चलते चलते बीत गए। एक दिन राजा चंद्रसेन को एक टापू दिखाई दिया।
सो उन्होंने उस टापू पर रात गुजारने का निश्चय कर लिया। तोते ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि महाराज, यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर राजा चंद्रसेन ने तोते की एक न सुनी। उन्होंने तोते से कहा, ए तोते, 6 दिन का सफर मैं पानी में ही काट रहा हूं, पर आज की रात हम इसी टापू पर डेरा डालेंगे। सुबह होते ही फिर अपने सफर की तरफ निकल जाएंगे। लालमन तोता बेचारा चुपचाप रह गया। राजा ने टापू के किनारे लंगर डालकर जहाज रोक लिया और टापू पर अपने तंबू गाड़कर अपना बिस्तर लगा लिया। 6 दिन से राजा को पानी में नींद नहीं आई थी, सो आज आंखें बड़ी भारी हो रही थी। बिस्तर पर लेटते ही राजकुमारी प्रभा और राजा चंद्रसेन को बड़ी गहरी नींद आ गई। दोनों बेखबर सो रहे थे। तोता वहीं पर पेड़ पर बैठा पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद तोते ने देखा कि एक विशाल जहाज उनके जहाज के पास आकर रुका है। उस जहाज में सौदागर का काफिला था। सौदागर बड़ा ही निर्दयी और क्रूर था। वो जैसे ही टापू पर पहुंचा, उसने देखा कि एक जहाज खड़ा है, सो उसने लंगर डालकर अपना जहाज रोक लिया। उस सौदागर ने देखा कि जहाज में बहुमूल्य हीरे, रत्न और न जाने कितना कीमती सामान रखा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक पेड़ के नीचे उसे बड़ा ही सुंदर घोड़ा बंधा दिखाई दिया। उसने उस घोड़े को भी अपने जहाज पर चढ़ा दिया। फिर उसने राजकुमारी प्रभा को राजा चंद्रसेन के बराबर में सोते देखा तो उसका रूप देखकर वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी प्रभा नींद में जैसी विश्व सुंदरी लग रही थी। उस सौदागर ने राजकुमारी प्रभा को कंधे पर उठाया और अपने जहाज में ले गया। उसने राजा चंद्रसेन का जहाज भी अपने जहाज में बांध लिया था और सारा कुछ लूटकर वो वहां से चला गया। तोता वही पेड़ पर बैठा सब कुछ देखता रहा। न वो बोला न वो चिल्लाया, न उसने सौदागर को रोकने की कोशिश की। सुबह हुई। जब राजा चंद्रसेन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी प्रभा उनके पास नहीं है। वो अपने खेमे से निकलकर बाहर आए तो वहां पर घोड़ा भी गायब था, न वहां जहाज दिखाई दे रहा था। राजा ठगासा चारों तरफ अपनी खाली नजरों से देख रहा था। तभी तोते ने रात की सारी घटना राजा को बताई तो राजा ने तोते से कहा, ए तोते, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कह राजा चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगे। ये सुन तोते ने राजा को बताया कि महाराज, अगर मैं आपको जगा देता तो शायद आपकी जान पर भी बन जाती, क्योंकि सौदागर के साथ बहुत से हथियारबंद सिपाही थे। उन सब से तुम अकेले मुकाबला न कर पाते, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहा। लेकिन महाराज, जब वो सौदागर राजकुमारी प्रभा को अपने जहाज में लादकर अपने नगर की तरफ गया तो मैं उसके साथ साथ उड़ चला। और महाराज, मैंने उसके नगर का भी पता लगा लिया है कि सौदागर किस नगर में रहता है। अब आप हिम्मत करके खड़े हो और अपनी रानी को ढूंढने का निश्चय करो। तोते ने राजा को ढांस बंधाया और हिम्मत दी। तोते की हिम्मत पाकर राजा चंद्रसेन खड़ा हुआ। अपने आंसू पोंछे पर उसके सामने समस्या ये थी कि वो इस विशाल समुद्र को अब कैसे पार करेंगे। न उनके पास वो चमत्कारी घोड़ा था और न ही अब अपना पानी का जहाज था। ये समस्या भी तोते ने ही हल की। तोते ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, वो जो आप सूखा पेड़ देख रहे हैं ना, अपनी तलवार से इसे काट डालो और इसे नाव का रूप दे दो। राजा ने वैसा ही किया। उस तने को काटकर राजा ने उसे नाव का रूप दिया और पानी में उतार दिया। फिर उस वन से कुछ फल तोड़े और नाव में रख लिए। धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए राजा अपनी रानी को ढूंढने के लिए चल दिया। तोता भी आसमान में उड़ता हुआ राजा को रास्ता दिखा रहा था। उस छोटी सी नाव से सफर करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद वो उस नगर में पहुंचे जिस नगर में वो अत्याचारी सौदागर रहता था। वो एक बगीचे में पहुंचे। तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप इसी बगीचे में ठहरें, मैं राजकुमारी प्रभा का पता लगाकर आता हूं। राजा दुख में व्याकुल होकर तोते से बोले, ऐ मेरे दोस्त, तूने मेरी बड़ी ही मदद की है और तुम्हारी बात न मानकर
मैं अब तक पछता रहा हूं। यदि मैं तुम्हारी बात मानकर उस टापू पर न रुकता तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। ऐ मेरे दोस्त, तुम जाओ और रानी प्रभा का पता लगाकर आओ कि ये अत्याचारी उस पर जुल्म तो नहीं ढा रहा। मेरी प्रभा कैसी है, वो किस हाल में है, सब पता करके आओ। तोता ये सुन वहां से उड़ चला। वो उड़ते उड़ते उस सौदागर के घुड़साल में पहुंचा। उसने देखा कि चमत्कारी घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ है। घुड़साल के पास ही एक छोटा सा बगीचा था। लालमन तोता उस बगीचे में गया तो उसे वहां अपने जैसे असंख्य तोते मिले। लालमन तोते ने एक तोते से गहरी मित्रता कर ली और उससे राजकुमारी प्रभा की जानकारी इकट्ठी करने लगा। उस तोते ने लालमन को बताया कि हां, एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही सुंदर स्त्री इस बगीचे में फूल तोड़ने आती है। चेहरे पर उदासी पर एक चेहरे पर अलग सा तेज है। हां, हो न हो, वही राजकुमारी प्रभा हो सकती है। उसने तोते से पूछा, भाई, मुझे ये बताओ कि वो स्त्री फूल तोड़ने किस समय आती है? तोता बोला, अभी थोड़ी ही देर में आती होगी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी प्रभा उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आई। जैसे ही लालमन ने उसको देखा, वो तुरंत पहचान गया कि ये तो राजकुमारी प्रभा है। उस जालिम ने राजकुमारी प्रभा को बड़ा ही सताया था। राजकुमारी प्रभा के कपड़े फट चुके थे, चिथड़े जैसे उसके बदन पर लिपटे हुए थे। तोते को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि जो राजकुमारी राजशाही वस्त्र पहनकर महल में शानो शौकत से रहती थी, आज उसकी ये दशा हो रही है। तोते ने साथ वाले तोते को धन्यवाद दिया और वहां से उड़ चला। वो राजा के पास पहुंचा और राजा को सारा हाल कह सुनाया। फिर राजा एक सराय में रुका। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और उसकी सौदागर के साथ अच्छी बनती थी। उस सराय में रहते रहते राजा चंद्रसेन को कई दिन बीत गए। एक दिन उसने उस सराय के मालिक से कहा, बाबा, मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। आपकी तो सौदागर के साथ अच्छी बनती है, आप चाहें तो मुझे उसके यहां कोई काम दिलवा सकते हैं। सराय के मालिक को भी राजा की हालत पर बड़ी दया रही थी। उस समय राजा राजा नहीं था, उसने भेष बदला हुआ था और वो एक मुसाफिर जैसा लग रहा था। सराय के मालिक ने राजा को ढांढस बंधाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कल ही सौदागर के यहां तुम्हारी नौकरी की बात करता हूं। अगले दिन सराय का मालिक सौदागर के पास राजा चंद्रसेन को लेकर गया और उसकी नौकरी की बात की। सौदागर ने राजा चंद्रसेन को पहचाना नहीं। उसने उसे अपने घुड़शाल में घोड़ों की देखभाल की नौकरी दे दी। अब राजा चंद्रसेन सौदागर की घुड़शाल में काम करने लगा। वहां काम करते करते एक दिन उसे वो चमत्कारी घोड़ा भी मिल गया। घोड़ा उसे देखते ही हिनहिनाने लगा और उसने राजा चंद्रसेन को पहचान लिया। राजा चंद्रसेन ने भी उस घोड़े को पहचान लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वहीं पर उसने देखा, रात होते ही एक दुखी सी स्त्री घुड़साल में आई और एक कोने में आकर सो गई। सुबह सवेरे वो स्त्री उठी और बाग की तरफ चली गई। राजा उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो रहा था। अगले दिन जब वो स्त्री घुड़साल में आई तो राजा ने उसके पास जाकर उससे बात करने का निश्चय किया। राजा उसके पास जाकर बोला, हे देवी, तुम कौन हो और यहां इस हाल में क्यों रहती हो? ये सुनकर वो स्त्री हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और उसने अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया। वो राजा चंद्रसेन को पहचान न पाई। असल में वो राजकुमारी प्रभा ही थी। राजा ने भी प्रभा को नहीं पहचाना क्योंकि उसने चेहरा जो ढक लिया था। राजा के पूछने पर राजकुमारी प्रभा ने कहा, ए मालिक, मैं तो एक मालिन हूं, मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, सो रात को सोने यही घुड़साल में चली आती हूं। सुबह सवेरे फिर उठकर बाग में चली जाती हूं। यह सुनकर राजा ने उसे ओढ़ने के लिए एक चादर और बिछाने के लिए एक टाट का टुकड़ा दे दिया। एक दिन राजकुमारी प्रभा को राजा चंद्रसेन की बड़ी ही याद आ रही थी, सो वो बैठी रो रही थी। राजा चंद्रसेन उसके पास गया और पूछने लगा, ए देवी, तुम क्यों रो रही हो? इस पर राजकुमारी प्रभा बोली, ए नेक दिल इंसान,
मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। ये सुन राजा चंद्रसेन ने प्रभा से कहा, हे देवी, अगर तुम चाहो तो अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुना सकती हो। कहते हैं बांटने से दुख कम हो जाता है। ये सुन रानी प्रभा ने अपनी पूरी कहानी राजा चंद्रसेन को सुना दी। कहानी सुनते ही राजा चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये स्त्री कोई और नहीं, ये तो वही रानी प्रभा है जिसे ढूंढते ढूंढते वो यहां तक पहुंचे हैं, और इतने समय से वो इन्हीं की घुड़साल में आकर सोती रही, पर वो उसको पहचान न पाई। अहो दुर्भाग्य, तू कैसी रचना रच रहा है। मेरी पत्नी मेरे पास ही थी और मैं उसे पहचान न पाया। राजा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, राजकुमारी प्रभा। प्रभा ने एक अजनबी से अपना नाम सुना तो हैरान रह गई। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने राजा चंद्रसेन खड़े थे। रानी प्रभा ने जब राजा चंद्रसेन को देखा तो दौड़कर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू धारा बह रही थी। इतने दिन का विरह सह सह कर दोनों निढाल से हो गए थे। एक दूसरे से गले लगकर दोनों न जाने कितने पल ऐसे ही खड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम कभी मिल भी पाएंगे। इधर लालमन तोते का हाल सुनो। तोतों की बगिया में रहते हुए वो उन्हीं के साथ घुल मिल गया, और वो ये भी भूल गया कि राजा को बता दे जो स्त्री घुड़साल में रहती है वही रानी प्रभा है। पर आखिर राजा को रानी मिल ही गई। वे दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और एक दूसरे को देखकर भाव विभोर होते रहे। राजा ने रानी को ढांढस बंधाते हुए कहा, रानी, हम आज रात ही यहां से निकल जाएंगे। वो चमत्कारी घोड़ा भी इसी घुड़साल में बंधा हुआ है, पर अफसोस कि मेरा दोस्त लालमन तोता न जाने कहाँ चला गया। ये सुन राजकुमारी प्रभा बोली, अरे महाराज, जिस बगिया में मैं फूल चुनती हूं वो लालमन तोता उसी बगिया में तो रहता है। उसी ने मुझे तुम्हारे यहां आने की खबर दी थी, पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि तुम इस घुड़साल में काम करते हो। ये सुन राजा ने भी सोचा कि उसने मुझे भी नहीं बताया कि तुम ही रानी प्रभा हो। तोते पर राजा को गुस्सा तो आया, पर उसे हंसी भी आई कि है तो पक्षी ही, वो भी भूल गया होगा। उसे भी तो बहुत दिनों बाद इतने रसीले फल खाने के लिए मिले थे। फलों के चक्कर में वो ये बताना भूल गया होगा। राजकुमारी प्रभा तोते की भाषा समझती थी। वो उसी समय बगीचे में गई और लालमन को पुकारा। लालमन उड़ते हुए रानी प्रभा के पास आया। यह है क्या? राजा चंद्रसेन और रानी प्रभा को एक साथ देखकर तोता हैरान हो गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आखिर आपने रानी प्रभा को ढूंढ ही लिया? राजा ने लालमन से कहा, हाँ दोस्त, ढूंढ तो लिया, पर तू तो हमें भूल ही गया था। ये सुनते ही लालमन तोते को अपनी भूल का स्मरण हुआ। उसने राजा और रानी से माफी मांगी और कहा, राजन, मुझे क्षमा करें। मैं तो एक तोती के चक्कर में तुम लोगों को भूल ही गया था। शर्माते हुए तोता बोला, असल में राजन, मुझे बगीचे में एक तोती मिल गई थी। बहुत ही प्यारी तोती है। उसके साथ मेरा मन मिल गया। बस उसी के प्रेम में मैं ये सब भूल गया। राजा बोला, कोई बात नहीं मित्र, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। अब राजकुमारी प्रभा जब हमें मिल गई है तो हमें आज रात को ही यहां से निकलना चाहिए। तोता बोला, ठीक है महाराज, आप अपनी रानी को लेकर उस चमत्कारी घोड़े पर बैठकर रात को निकलिए। मैं अपनी तोती को लेकर आसमान में उड़ता हुआ आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। रात का अंधेरा होते ही राजा चंद्रसेन ने उस चमत्कारी घोड़े को खोला और चुपके से अस्तबल के बाहर आ गया। रानी प्रभा को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घुड़साल के सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, पर वो उनके हाथ कहाँ आने वाले थे। वो तो आंखों से पलक झपकते ही ओझल हो गए। लालमन तोता भी अपनी तोती के साथ आसमान में उड़ते हुए राजा के साथ हो लिया। सिपाही भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा अब समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने घोड़े को फिर से एड़ लगाई तो वो पानी पर दौड़ने लगा। सारे सिपाही आश्चर्य से भरे राजा को जाते हुए देखते रहे। घोड़े को पानी पर दौड़ता हुआ देख
उन सिपाहियों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब तक वे कुछ समझ पाते राजा उनसे बहुत दूर निकल चुका था। सौदागर के सिपाहियों ने ही जब सौदागर को ये सब बताया तो वो गुस्से में हाथ मलता रह गया। उसे तो अब तक घोड़े के चमत्कार के बारे में पता ही नहीं था। उसे राजकुमारी प्रभा के हाथ से निकल जाने से ज्यादा घोड़े के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। इधर राजा चंद्रसेन राजकुमारी प्रभा को लेकर अपने नगर पहुंचा। नगर के बाहर ही उसने डेरा डाला और अपने विश्वसनीय मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने जब राजा और राजकुमारी की ये दशा देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जल्दी से राजमहल में खबर पहुंचाकर उनके लिए राजसी वस्त्र मंगवाए गए। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाकर बड़े आवभगत के साथ उन्हें राजमहल में ले जाया गया। शानदार स्वागत हुआ। महल में जब रानियों को पता चला कि राजा चंद्रसेन वापस लौट आए हैं, पर बड़ी ही सुंदर स्त्री को ब्याह कर लाए हैं, उनको बड़ा ही क्रोध आया। जब उन्होंने राजकुमारी प्रभा को देखा तो उससे जल भुन गई। राजा उनकी मनोदशा समझ गया। राजा ने राजकुमारी प्रभा के लिए अलग से महल बनवाया और राजकुमारी प्रभा को पटरानी बना दिया। अब रानी प्रभा और राजा चंद्रसेन उसी महल में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने तोते का विवाह उस तोती से करवा दिया। तोता, तोती और राजा चंद्रसेन अपनी रानी प्रभा के साथ सुखपूर्वक उस महल में रहने लगे। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी? कृपया हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं।